भिवानी परिवार मैत्री संघ के पुस्तक प्रभात कार्यक्रम से जुड़े आप सभी प्रबुद्ध गुणीजन को मेरा सादर नमन। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक पुस्तक पर चर्चा लेकर। आज मेरे हाथ में पुस्तक है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। दोस्तों, हम सभी यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व में विलक्षण है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। ऐसा क्या तत्व है इस संस्कृति में कि जो अनेक सभ्यताओं के चिन्ह मिट जाने के बाद भी यह अक्षुण्ण बनी हुई है। भारतीय संस्कृति को वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति जैसे नामों से जाना जाता है और भारतीय संस्कृति का मूल वेदों में है। जिस प्रकार वेदों के आदि का कोई पता नहीं है, किसी को ये ज्ञान नहीं है कि वेदों की रचना कब हुई, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी अनादि है, जिसके आरंभ का किसी को ज्ञान नहीं है। इसे सनातन इसीलिए कहा जाता है। यही एक ऐसी संस्कृति है जो अनेक राजनीतिक एवं धार्मिक आक्रमण सहकर भी आज तक बनी हुई है। इस देश के ऋषियों ने बताया कि सृष्टि क्या है, मूल तत्व कौन से हैं, सृष्टि का निर्माता कौन है और ईश्वर का स्वरूप क्या है। भारतीय संस्कृति की प्रवृत्ति मूल रूप से आध्यात्मिक प्रवृत्ति है और प्राणी मात्र में ईश्वर को देखने का यह विचार ही वसुधैव कुटुंबकम और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम की अवधारणा दे सकता था। यह बात अलग है कि इस संस्कृति को नष्ट करने के अनेक कुत्सित प्रयास लगातार होते रहे। परतंत्रता के कुछ वर्ष किस प्रकार किसी देश की संस्कृति के हजारों वर्षों के गौरव को धूमिल कर सकते हैं, इसका भारत से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आज हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वह इतिहास क्या भारत के उस विराट गौरवपूर्ण अतीत की शुद्ध प्रतीति करवाता है? निसंदेह नहीं करवाता। हमारे मन में अनेक ऐसे प्रश्न आज भी मौजूद हैं जिनका उत्तर ये इतिहास हमें नहीं देता। भारतीय संस्कृति के उस रूप को जान लेने की यह छटपटाहट ही मुझे इस पुस्तक तक ले आई। मैं आज आप सबसे बात करने जा रही हूँ जिस पुस्तक के विषय में, उसका नाम है भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। इस पुस्तक के रचयिता हैं मराठी के सुविख्यात लेखक श्री शरद हेबालकर जी। पुस्तक मूल रूप से मराठी में लिखी गई है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है श्री विद्याधर बलवंत सरदेसाई जी ने। मित्रों, पुस्तक में भारतीय संस्कृति का विश्व में कहाँ तक संचार रहा और कौन कौन ऐसे योद्धा रहे जो समुद्र की उत्ताल लहरों को चीरते हुए वहाँ तक पहुँचे, इस सब का बहुत मनोरम कथात्मक व तथ्यात्मक चित्रण लेखक ने किया है। पुस्तक का एक अंश देखिए जिसमें भारत नाविकों का देश उपशीर्षक से लेखक ने लिखा है कि लहरों से जूझते हुए अनेक वीर सागर पार गए। कौंडिन्य नामक वीर ने फुनान की संस्कृति का निर्माण किया। कंबू स्वयंभुव कंबोडिया में पहुंचा। चंपा और अनाम के बलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए। सुमात्रा में श्री विजय राज्य वैभव के शिखर पर पहुंच गया। अश्ववर्मन नामक साहसी वीर और आगे जाकर बोर्नियो पहुंचा। वहां से दक्षिण अमेरिका मानो एक पुकार पर दिखाई देता था। साहसी नाविकों की नौकाएं अमेरिका के तट पर भी लग गईं। वहां आस्तिक अथवा मय संस्कृति का उदय हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि कैसे हमारे देश के साहसी योद्धा नाविक समुद्र पार कर अनेक स्थानों पर गए। यह कैसे संभव हो पाया, कौन सा ऐसा माध्यम था, साधन था? तो इस सब का प्रमाण सहित उल्लेख करते हुए बताया गया है कि हमारे देश में अनेक सुसज्जित, समृद्ध, शास्त्र शुद्ध प्रणाली से निर्मित बंदरगाह होते थे। इनमें से सौराष्ट्र के लोथल में उत्खनन में भी इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर एक सुव्यवस्थित नगर और बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पोत निर्माण का एक प्रगत शास्त्र था हमारे देश में। अनेक प्रयोजनों के लिए नानाविध
छोटे और बड़े जलपोतों व नौकाओं के निर्माण में हम सिद्धहस्त थे। इसी कारण विश्व भर में हमारे साहसी नाविक भ्रमण करने में सक्षम हो पाए। वे केवल व्यापार के उद्देश्य से ही इन यात्राओं पर नहीं निकलते थे, बल्कि ये व्यापारिक वस्तुओं के साथ साथ यही साहसी वीर अपने साथ भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, वैदिक स्थापत्य आदि शास्त्र, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व षोडश कलाएं भी ले गए। रामायण महाभारत की कथाएं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद की छाप वे अपने साथ ले गए और उन्होंने जहाँ भी गए वहाँ पर भारतीय संस्कृति की छाप छोड़ी और उस देश को उन्होंने भारतीयता के रंग में रंग दिया। इन्होंने विश्व के निर्जन द्वीपों को आबाद ही नहीं किया, अनेक स्थानों पर असभ्य ज्ञानहीन मानव जाति को अपने श्रेष्ठ ज्ञानदान से सभ्य भी बनाया। अतः उन्नत समुद्र विज्ञान के कारण हम विश्व भर में अपने चिन्ह अंकित करने में सफल हो पाए। इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडो चाइना, बोर्नियो आदि स्थानों पर प्राप्त हुए सैकड़ों संस्कृत भाषा के शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं। परंतु एक बात ध्यातव्य है कि भारतीय संस्कृति जहाँ भी गई उसने वहाँ की मूल संस्कृति का उच्छेद नहीं किया। उसने बलात् अपनी संस्कृति को वहाँ नहीं थोपा, बल्कि एक सृजनात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर वे जन कल्याण के उद्देश्य से ही जहाँ भी गए वहाँ बसे। लेखक ने विभिन्न बिंदुओं में बहुत विशद रूप से, बहुत प्रभावशाली ढंग से ये बताया है कि कैसे कहाँ पर हमारी संस्कृति ने अपने प्रभाव छोड़े, प्रभाव ही नहीं छोड़े बल्कि वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। विक्रम की प्रथम शती में कंबोडिया अर्थात कंबुज देश में कौंडिन्य के पदार्पण से आरंभ हुआ हिंदू राज्य 1400 वर्षों तक चला। वहाँ स्थित अंकोर वाट का विशाल मंदिर इस सत्य का उद्घाटन स्वयं कर देता है। थाईलैंड, जिसका प्राचीन नाम शामदेश रहा, वहाँ का राजा अपने नाम के साथ राम की उपाधि आज भी लगाता है और वहाँ रामायण को एक प्रकार से राष्ट्रीय ग्रंथ का पद प्राप्त है। वियतनाम, जिसका प्राचीन नाम चंपादेश है, जहाँ आज भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर व प्रतिमाएं आसानी से देखी जा सकती हैं। अनेक हिंदू शासकों के वहाँ होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके साथ ही लव देश यानी लाओस, मलय द्वीप और यव द्वीप, जहाँ मेरू पर्वत है जिसे शिवरूप कहा गया है, जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो का विस्तृत प्रदेश आज मलेशिया व इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ के बहुत से लोग शैव, वैष्णव व बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले हैं। कलिंग द्वीप, जिसे आज फिलीपाइंस के नाम से जाना जाता है, यहाँ अनेक देवी देवताओं की कांस्य व स्वर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई उत्खनन में और इसकी राजधानी मनीला के राष्ट्रीय सभागार में आदि स्मृतिकार मनु का चित्र आज भी पाया जाता है, जो कि भारतीयों के मजबूत अतीत को चिन्हित करता है। यही नहीं, अमेरिका तक भारतीयता का प्रसार हुआ। यह विस्मित कर देने वाली बात है, जिसे पाताल कहा जाता था, वहाँ तक हमारे नाविक पहुँचे और उन्होंने मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला जैसे स्थानों पर भारतीयता को स्थापित किया। वहाँ पर के जीवन में रची भारतीयता देखकर आप निश्चित रूप से विस्मित हो जाएंगे, ऐसा लेखक का कथन है। लेखक ने सूर्य पूजक इंका सभ्यता का जिक्र किया है। अफ्रीका के शंख द्वीप, जहाँ से शंख और सीपियों का व्यापार किया जाता था, गांधार यानी आज का अफगानिस्तान, गांधारी का नेहर और ईरान कैकई प्रदेश, जो कैकई का नेहर भरत की माता का नेहर था, यहाँ तक हमारे देश का प्रसार तो सर्वविदित है। और रूस के साइबेरिया अर्थात शिवावर्त, ये इसका पूर्व नाम है, इसको रूस में भारत की संज्ञा दी गई। साइबेरिया को रूस में भारत की संज्ञा दी गई। भारत से बौद्ध धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का प्रसार चीन, जापान, कोरिया, ब्रह्मदेश में किस प्रकार से पहुंचा, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। अतः पुस्तक में अनेक शिलालेखों के संदर्भ और उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं व स्मारकों व विशद शोध व अध्ययन के आधार पर पुस्तक का प्रणयन किया गया है, जो युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की
वास्तविक अस्मिता से परिचित करवाने में सक्षम है। पुस्तक में विभिन्न अनाम स्थानों पर पहुंचकर अपनी बस्ती बसाने वाले साहसी स्त्री पुरुषों का, भारतीय स्त्री पुरुषों का उल्लेख अत्यंत रोचक कथात्मक शैली में किया गया है और ऐसी शैली का प्रयोग लेखक ने किया है कि वो भग्नावशेष जो वहाँ पर मंदिरों के और प्रासादों के हैं वो मानो उस शैली से स्वयं जीवित हो उठते हैं। बिल्कुल वह दृश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो लेखक को इस पुस्तक के प्रणयन के लिए अनेक साधुवाद और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ।